नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज से हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज से आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में। तो आधुनिक बिहार के इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले हम देखेंगे बिहार में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। ठीक है, जिस तरह से हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से हम लोग बिहार में भी यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो तथ्य आपको बताए जाएंगे वह बिहार के संदर्भ में बताए जाएंगे। राष्ट्रीय संदर्भ में आपको अलग तथ्य मिलेंगे, यहाँ पे जो तथ्य आपको बताए जाएंगे वह बिहार के संदर्भ में बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी कि बिहार में यूरोपीय कंपनियां कब आई, कब उन्होंने अपने फैक्ट्री स्थापित की और किस जगह पे वह फैक्ट्री स्थापित की है। तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग जानते क्या है कि भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाल आए थे। 20 मई 1498 को भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचे थे। तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी बिहार में भी सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कंपनी जो थे वह पुर्तगाल ही थे। ठीक है, तो पुर्तगाल जो है वह सर्वप्रथम बिहार में आया और अपनी कंपनी स्थापित की। बिहार उस समय सोडे और अफीम के लिए फेमस थे। यही वह कारण था जो कि यूरोपीय कंपनियों को बिहार की ओर रुख करने के लिए उत्साह किया, उसे उकसाया। ठीक है, क्योंकि सोडे का जो उत्पादन बिहार में सबसे अधिक होता था और सोडे का उपयोग जो है वो बारूद बनाने में किया जाता था, क्योंकि यूरोपीय कंपनियां जो है वह बारूद से लैस बम तोप इस सब का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए उन्हें सोडे की आवश्यकताओं ने बिहार की ओर रुचि लेना प्रारंभ किया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि बिहार जो है वो प्रमुख केंद्र था किसके लिए, सोडे और अफीम के लिए। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए कई बार बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सोडे एवं अफीम के लिए प्रसिद्ध था। तो वह हमारा क्या होगा, बिहार। यह प्रश्न भी आई है और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि बिहार जो है वह किस चीज़ के लिए फेमस था। तो वह सोडे और अफीम के लिए फेमस था। सोडे के इस्तेमाल बारूद बनाने में किया जाता था। अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे कंपनियां बिहार में आती है और कैसे कैसे वो अपना फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले जो कंपनी आता है वह पुर्तगाली आते हैं और ये 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो है वह अपनी फैक्ट्री स्थापित करता है। क्योंकि इसके बारे में तय नहीं है कि उन्होंने कहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो है पुर्तगाल जो है वह पटना आए थे, यानी कि बिहार आए थे। हुगली के रास्ते उन्होंने पटना का मार्ग चुना था और इनका जो मेन उत्पाद था वह सूती वस्त्र को लेकर के निर्यात करते थे। दूसरा जो है वह डच फैक्ट्री है। डच फैक्ट्री जो है वह 1632 में स्थापित की गई थी और यह अनाज, सोरे, वस्त्र इत्यादि का निर्यात करते थे। ठीक है, तो यहाँ ये प्रश्न जो है आपको पूछा गया है 65वीं बीपीएससी में कि बिहार में डचों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी, या फिर पटना में डच द्वारा फैक्ट्री स्थापित कब की गई थी। तो वह 1632 ईस्वी में की गई थी। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे वैसे तथ्यों को ही शामिल किया गया है जो कि बीपीएससी में पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न तो आपको यहाँ से बनेगा कि बिहार किसके लिए प्रसिद्ध था। तो सोडे एवं अफीम के लिए। ठीक है, ज़्यादातर सोडे के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफीम में भी बिहार अग्रणी था। उसके बाद पुर्तगाली फैक्ट्री से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि यह अभी ज्ञात नहीं है। डच फैक्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं कि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई। तो वह 1632 ईस्वी में की गई और यह प्रश्न पूछा गया है 65वीं में भी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो डच फैक्ट्री की स्थापना पटना में 1632 ईस्वी में की गई। तत्पश्चात ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना होती है 1651 ईस्वी में। अब यहाँ पे संशय वाली बात होती है कि ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना 1651 ईस्वी में जो की जाती है वह वास्तविक रूप से की जाती है। हालांकि इससे पहले सन 1620 में भी अंग्रेज जो है, ब्रिटिश कंपनी जो है वो पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित करता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है।
तो कई सारे आपको किताब में, कई सारे बुक में आपको 1620 भी दिखाई देंगे कि ब्रिटिश कंपनी, अंग्रेजी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में 1620 ईस्वी में स्थापित किया था। लेकिन वास्तविक रूप से आप जो है याद रखिए कि 1651 ईस्वी में ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना पटना में की गई थी। उसके बाद डेन फैक्ट्री है वह 1774 ईस्वी में स्थापित की गई थी। तो यहाँ से आप 4 याद रखें। पुर्तगाली यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। डच फैक्ट्री यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और ये आप याद रखिए कि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई, तो 1632 ईस्वी में। ब्रिटिश फैक्ट्री जो है कब स्थापित की गई बिहार में, 1651 ईस्वी में। कहीं कहीं यदि आपके विकल्प में 1651 नहीं दिया हुआ है और 1620 दिया हुआ है तो आप इसे भी सही कर सकते हैं। ब्रिटिश डेन फैक्ट्री कब किया था, 1774 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ से हमने यूरोपीय कंपनियों की फैक्ट्री की स्थापना को देखा। अब यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, बस 2-3 तथ्य जो थे वह इम्पोर्टेंट थे। अब हम देखते हैं बिहार के प्रमुख विद्रोह। ठीक है, अब जैसे जैसे बिहार में कंपनियां स्थापित हुई, औपनिवेशिक सत्ता विस्तार हुआ, वैसे वैसे ब्रिटिश हो या पुर्तगाली हो या डच हो, उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियां यहाँ के स्थानीय लोगों पे सौंपना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया। जैसे ब्रिटिश कंपनी जो है वह कई सारे ऐसे आर्थिक नीतियाँ को प्रारंभ कर रखा था, जैसे अस्थाई बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी प्रथा हो, महालवाड़ी प्रथा हो। तो इन सभी नीतियाँ जो थी वह कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग थे, जैसे किसान, जनजाति या फिर कई आम लोग जो थे, खेतीहर मजदूर थे, इन सारी नीतियों ने उन्हें काफ़ी परेशान कर रखा था। तो इन नीतियों से परेशान होकर जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, यानी ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। और वही विद्रोह के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से विद्रोह कब प्रारंभ किए गए और उनके नेतृत्व किसने किया था। तो विद्रोह के क्रम में सबसे पहले हम नज़र डालेंगे वह है नोनिया विद्रोह। यहाँ से भी प्रश्न कई बार बीपीएससी में पूछे गए हैं कि नोनिया विद्रोह किससे संबंधित था। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान से सुनिएगा कि नोनिया विद्रोह किससे संबंधित था। तो नोनिया विद्रोह जो था वह सोडा के उत्पादन से संबंधित था, क्योंकि नोनिया जो है वह एक प्रकार का वर्ग था, जातियों का एक वर्ग था जिसे नोनिया कहा जाता था। और ये सोडे की उत्पादन करते थे, मतलब सोडा बनाते थे। तो सोडे के उत्पादन से संबंधित था नोनिया विद्रोह। चूँकि सोडा जो है वह यूरोपीय कंपनियों के लिए काफ़ी फेमस वस्तु था, कभी फेमस पदार्थ था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि नोनिया समुदाय पर कुछ अलग से टैक्स लगा दिया, जिसके कारण नोनिया समुदाय ने सोडा के उत्पादन को बंद करने के विरोध में एक विद्रोह चलाया, जो कि नोनिया विद्रोह के नाम से जाना गया। और इसका काल है 1770 से 1780। यहाँ से आपको 2 फैक्ट याद रखना है कि नोनिया विद्रोह कब से कब चलाया गया, तो 1770 से 1780 के बीच चलाया गया। और नोनिया विद्रोह किससे संबंधित था, तो वह सोडे के उत्पादन से संबंधित था। ये काफ़ी VVI है। नेक्स्ट है हमारा तामर विद्रोह। तामर विद्रोह जो है वह एक जनजाति विद्रोह है। तामर विद्रोह कैसा विद्रोह था, तो एक जनजाति विद्रोह था। क्योंकि झारखंड के इलाकों में कई सारे जनजातियां निवास करते थे, तो उन सारे जनजातियों पे क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, औपनिवेशिक सरकार ने कई सारे नीतियाँ सौंपी, जैसे धार्मिक नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक नीतियाँ। तो इन सभी नीतियों के कारण वहाँ के जो जनजाति थे उनके धार्मिक जो परिवेश था, राजनीतिक परिवेश था, सामाजिक परिवेश था, कहीं ना कहीं उन परिवेशों में बाधा पहुंचने लगे। उसी के पश्चात वहाँ के जो जनजातीय लोग थे उन्होंने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ जो है विद्रोह प्रारंभ कर दिया। और वही विद्रोह था एक, उसी में से तामर विद्रोह। तामर विद्रोह का प्रारंभ 1789 से 1794 के बीच माना जाता है। इसलिए अगर आपको नहीं भी याद है तो आप नहीं याद रख सकते हैं। मुख्य रूप से आप याद रखें कि वह विद्रोह किस चीज़ से संबंधित था और उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो तामर विद्रोह जो है वह छोटा नागपुर के उरांव जनजातियों द्वारा किया गया था। छोटा नागपुर के पास एक जनजाति की इलाका था जिसे उरांव कहते थे, और उसी के द्वारा जो है वह तामर विद्रोह प्रारंभ किया गया। यह जो विरोध था वह मुख्य रूप से जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था। जो जमींदार थे वह जनजातियों से क्या करते थे, अधिक से अधिक लगान वसूल करते थे, उनकी धार्मिक परिवेश में बाधा डालते थे, उनकी जो जंगल की जो रूल थे, नियम थे, उनको वह भंग करते थे। तो इसी से प्रेरित होकर
छोटा नागपुर के उरांव जनजातियों ने एक विद्रोह प्रारंभ किया और उसे ही तामर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि निम्नलिखित में से तामर विद्रोह किसके विरुद्ध चलाया गया? ये तामर विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? तो जमींदार के विरुद्ध चलाया गया। ये जमींदारों द्वारा जनजातियों पर किया गया, जमींदारों द्वारा जनजातियों पर किया गया बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब है नेक्स्ट बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और 65वीं में शायद 64वीं में भी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो बहावी आंदोलन जो था वह एक मुस्लिम समाज सुधारक आंदोलन था, ठीक है। प्रारंभ में बहावी आंदोलन एक मुस्लिम समाज सुधारक आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे इनकी रवैया बदल गई और यह एक स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। तो प्रारंभ में बहावी आंदोलन जो था वह मुस्लिम समाज सुधारक आंदोलन था। इसके संस्थापक, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बहावी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद थे और इसका प्रमुख केंद्र जो था वह पटना था। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, शायद 64वीं या 65वीं में पूछे गए हैं कि बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? तो याद रखिएगा पटना था। बहुत VVI प्रश्न है ये बहावी आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन था? पटना था। और बहावी आंदोलन का संस्थापक कौन था? वह था सैयद अहमद, ठीक है। और बिहार में तो ये सैयद अहमद जो थे वह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश यूपी के बरेली के रहने वाले थे, लेकिन बिहार में बहावी आंदोलन में मुख्य अग्रणी भूमिका जो है वह 2 व्यक्तियों ने किया, एक इनायत अली और दूसरा विलायत अली। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछे जाएं कि बहावी आंदोलन का बिहार में किसने नेतृत्व किया या बिहार में किसने अग्रणी भूमिका निभाया, तब हमारा विकल्प होगा इनायत अली और विलायत अली। वैसे बहावी आंदोलन के सिर्फ संस्थापक पूछे जाएं तो वह सैयद अहमद थे जो कि यूपी के बरेली में थे और इसके प्रमुख केंद्र जो है वह पटना है। नेक्स्ट हमारा है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की शुरुआत जो है वह 1831 से 32 के बीच में हुई थी और इसका नेतृत्व जो है वह बुद्धो भगत जो है किया था। कौन किया था? बुद्धो भगत ने किया था। इस विद्रोह के कारण क्या थे कि जो कोल के क्षेत्र में जो जनजाति रहते थे उनके चावल की शराब पर, जो चावल को सड़ा करके जो शराब बनाया जाता था और यह शराब जो है वह जनजातियों के लिए मुख्य पेय पदार्थ था, तो उन पे जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क लगाया गया और यही उत्पाद शुल्क के कारण वहाँ की जनजातियों ने एक बुद्धो भगत के नेतृत्व में एक विद्रोह प्रारंभ किया, इसे कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है और यह 1831 से 1832 ईस्वी के बीच में प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था और इसके कारण क्या थे? तत्कालीन कारण थे कि चावल की शराब पर औपनिवेशिक सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क लगाना। नेक्स्ट हमारा है संथाल विद्रोह। ये सभी विद्रोह में सबसे VVI विद्रोह जो है वह संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह भी एक प्रकार का जनजाति विद्रोह था, जो कि छोटा नागपुर के पठार यानी जिसको जो वर्तमान में वो झारखंड में स्थित है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि संथाल विद्रोह जो है 1855 से 1856 ईस्वी के बीच चलाया गया। इसका डेट भी आप याद रखें क्योंकि कई बार संथाल विद्रोह के डेट भी पूछे जाते हैं। तो 1855 से 56 ईस्वी के बीच संथाल विद्रोह चलाया गया। अभी तक के जितने सारे जनजाति विद्रोह किए गए थे उनमें सिर्फ सबसे अगर संगठित विद्रोह माना जाए तो वह संथाल विद्रोह ही था। और इस संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र था उस समय भागलपुर से राजमहल तक था। भागलपुर से राजमहल तक का क्षेत्र जो था वह दमन ए कोह के नाम से जाना जाता था। तो दमन ए कोह किसे कहा जाता था, किसके नाम से जाना जाता था? तो भागलपुर से राजमहल तक के जो क्षेत्र थे वह दमन ए कोह के नाम से जाना जाता था। और इसी क्षेत्र में संथालों ने, संथाल एक जनजाति थे, उन्होंने क्या किया? एक विद्रोह प्रारंभ किया। और कब किया? तो 1855 से 56 ईस्वी के बीच में। इस जितने भी सारे जनजाति विद्रोह हुए, चाहे वह संथाल विद्रोह हो, चाहे वह तामर विद्रोह हो, चाहे वह नोनिया विद्रोह हो, जितने सारे जनजाति विद्रोह या अन्य स्थानीय विद्रोह हुए हैं उन सब का कारण एक ही था, औपनिवेशिक शक्तियों का सामाजिक आर्थिक नीति। इन तीनों के कारण ही विद्रोह हुए। इन तीनों कारणों से प्रभावित होकर के ही, प्रेरित होकर के ही विद्रोह किया गया। तो संथाल विद्रोह के भी वही कारण थे कि इनके सामाजिक और धार्मिक परिवेश में हस्तक्षेप करना, ठीक है।
जैसे कि संथालों की कुछ अपनी अलग रीति रिवाज होते थे, कुछ संस्कृति होते थे, अंग्रेजों द्वारा उन संस्कृति को भंग किया जाना, ये सब इनके क्या थे, तत्कालीन कारण थे। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में प्रारंभ की गई और यह किस क्षेत्र में प्रारंभ किया गया, तो भागलपुर से राजमहल की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर ले कि संथाल विद्रोह कहाँ से प्रारंभ किया गया था, भागलपुर से राजमहल तक। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो 4 भाई थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। ये 4 भाई थे और इन चारों भाइयों ने मिलकर के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके नेतृत्व से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आपके विकल्प में सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव चारों होंगे, तो आप इनमें से एक से अधिक विकल्पों को सही कीजिएगा, क्योंकि संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वह सिंधु, कान्हू, भैरव तथा चांद, ये 4 भाइयों ने मिलकर के किया गया। अंततः इस विद्रोह के प्रति अंग्रेजों ने दमनकारी नीतियां अपनाई और ज़बरदस्त संघर्ष हुआ। दमनकारी नीति के तहत सिंधु, कान्हू को जो है वह कैद कर लिया गया और भैरव तथा चांद को फांसी की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मुंडा विद्रोह। यह विद्रोह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह जो है वह 1895 से 1900 के बीच में चलाया गया। लेकिन यदि पूछा जाए कि मुंडा विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ, तो मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1899 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब मुंडा विद्रोह जो है इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उलगुलान कहा गया है, महान उलगुलान कहा गया है, तो आंसर क्या होगा, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1899 ईस्वी में। इसके जो नेतृत्व थे वह बिरसा मुंडा थे। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो रांची के उलिहाती गांव में हुआ था, तामर जिले के उलिहाती गांव में हुआ था। और बिरसा मुंडा जो है वह अपने स्थानीय लोगों से अपने आप को धरती का दूत बताया, इसलिए उसे स्थानीय लोगों ने धरती का आबा का नाम दिया, यानी धरती का भगवान। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे धरती का आबा कहा गया है, यानी धरती का भगवान कहा गया है, तो वह बिरसा मुंडा को कहा गया है। ठीक है, उसके बाद मुंडा जो है 1899 में 3 फरवरी 1899 में जंगल में सोते हुए गिरफ्तार होते हैं और उसे जेल भेज दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, जहां पे हैजा के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यह विद्रोह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस विद्रोह ने कई सारे औपनिवेशिक नीतियों में परिवर्तन ला दिया। ठीक है, तो यह विद्रोह जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस विद्रोह को आप याद रखिएगा कि मुंडा विद्रोह 1895 से 1900, इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा गया है और इसके नेतृत्व कौन किया था, बिरसा मुंडा ने किया था। यह अपने स्थानीय लोगों को जो है कई सारी चीज़ों में जागरूक बनाया, जैसे मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया, धूम्रपान करना प्रतिबंध लगाया और अंग्रेजों के संघर्ष के खिलाफ जो है यह काफ़ी स्थानीय लोगों ने जो है, कई सारे स्थानीय लोगों ने इनका साथ दिया। और यह अपना यहाँ तक कहा कि यदि अंग्रेजों से हमारी लड़ाई हुई, या फिर इन्होंने दीकुओं शब्द का प्रयोग भी यहाँ पे किया है। दीकू मतलब होता है बाहरी लोग जो कि जनजातीय के क्षेत्र में प्रवेश करते थे, उन्हें बाधा पहुँचाते थे, तो मुंडाओं उसे दीकू कहकर पुकारते थे। तो मुंडा ने अपना बिरसा मुंडा नारा दिया था कि यदि दीकुओं से हमारी लड़ाई हुई तो उनके खून से धरती इस तरह लाल होगी जैसे कि हमारा यह लाल झंडा। और उन्होंने एकेश्वरवाद का सिद्धांत का परिचालन किया और उन्होंने सिंह बोंगा की पूजा करने के लिए अपने अनुयायियों को कहा। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं और इन सारे तथ्य को आप याद रखिएगा कि सिंह बोंगा की पूजा करने या एकेश्वरवाद का परिचालन किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने कहा था। यह कथन किसने, निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा था कि यदि दीकुओं से हमारी लड़ाई हुई तो उसकी खून से यह धरती लाल हो जाएगी जैसे कि यह हमारा लाल झंडा। तो यह बिरसा मुंडा का कथन है और वह अपने आप को धरती का भगवान कहता था, धरती का आबा कहता था। और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जो उनके अनुयायी थे, वह भी उसे ठाकुर जी यानी कि धरती का आबा के नाम से पुकारते थे। और वह कहता था कि ना कि हमें गोली भेज सकती है, ना मुझे तीर छेद सकती है। तो इस तरीके से कई स्टेटमेंट उन्होंने ऐसे दिए जो कि उनके अनुयायियों को लगा कि यह हमारी भगवान है और यह हमें जो है ब्रिटिश की औपनिवेशिक शक्तियों से छुटकारा दिला सकते हैं। तो यहाँ से आप मुंडा विद्रोह के बारे में देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने पहले एक बार रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले देखा कि बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बिहार का प्रमुख केंद्र क्या था, सोरे एवं अफीम के लिए प्रसिद्ध था।
डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में की गई। ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना 1620 में की गई, लेकिन वास्तविक रूप से 1651 ईस्वी में की गई। डेन फैक्ट्री की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। उसके बाद हम नज़र डालेंगे बिहार के प्रमुख विद्रोह पर। नोनिया विद्रोह 1770 से 80 के बीच किया गया और यह विद्रोह जो था वह सोडा के उत्पादन से संबंधित था। उसके बाद तामर विद्रोह 1789 से 94 के बीच छोटा नागपुर के उरांव जनजातियों द्वारा किया गया और जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन। ये एक मुस्लिम समाज सुधारक का आंदोलन था। इसके संस्थापक सैयद अहमद थे और इसका प्रमुख केंद्र पटना था। और इस बिहार में जो इसकी अग्रणी भूमिका थी वह इनायत अली और विलायत अली की थी। नेक्स्ट है कोल विद्रोह 1831 से 32। इसका नेतृत्व जो है वो बुद्धो भगत किया था और इसके कारण जो थी वो चावल की शराब पर उत्पाद शुल्क लगाना। नेक्स्ट है संताल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच चलाया गया, जिसे यह जो है इसका क्षेत्र जो है भागलपुर से राजमहल की ओर था, जिसे दमन एक कोह के नाम से जाना जाता था। और इसके नेतृत्व जो है सिंधु, कान्हू, भैरव चांद, ये 4 भाइयों ने मिलकर के किया। अगला है मुंडा विद्रोह। ये 1895 से 1900 ईस्वी तक के किया गया। और 1900 अगर प्रश्न पूछा जाए कि कब मुंडा विद्रोह प्रारंभ किया गया, तो 1899 ईस्वी में, और इसे उलगनान विद्रोह कहा गया। और इसके नेतृत्व जो थे वह बिरसा मुंडा ने किया था। 3 फरवरी 1899। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि बिरसा मुंडा को सोते हुए कब गिरफ्तार किया गया, तो 3 फरवरी 1899 को बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार किया गया था। अब हम देखेंगे कि बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, यानी जो स्वतंत्रता आंदोलन था, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया गया, उनके आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका थी। तो हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका काफ़ी अग्रणी रही है। कई सारे स्थानीय लोगों द्वारा, कई सारे जनजातियों द्वारा स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग लिया गया और आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। तो उनमें से ही हम एक विद्रोह को देखेंगे। सबसे पहला वह है 1857 का विद्रोह, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से और एक प्रश्न यहाँ से, ये 2 प्रश्न आप कॉन्फिडेंस एकदम रखिए कि ये प्रश्न एकदम कन्फर्म आएगा यहाँ से। तो यहाँ से जितने भी हैं वहाँ से एक एक प्रश्न आपको यहाँ से कम 3 प्रश्न मिलेंगे ही। तो अब हम देखेंगे 1857 का विद्रोह। यह विद्रोह हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। तो 1857 के विद्रोह की अगर प्रारंभ की बात किया जाए तो यह 12 जून 1857 को प्रारंभ होता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, तो वह 12 जून 1857 में हुआ और वह देवघर के रोहिणी में हुआ, जो कि वर्तमान में झारखंड राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो बिहार में 1857 का प्रारंभ कब हुआ? 12 जून 1857 को हुआ। और कहाँ हुआ? रोहिणी से हुआ। यहाँ पे रोहिणी में एक 32वीं रेजिमेंट में कार्यरत जो सैनिक थे, उन्होंने लेस्ली तथा डॉक्टर ग्रांट, 2 अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दिया। और इसी हत्या के फलस्वरूप 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ। इसके तत्कालीन कारण हम लोगों ने राष्ट्रीय संस्करण में पढ़ा था कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो चर्बी भरे कारतूसों का प्रयोग करना। और इसी से हिंदू मुस्लिम में जो है क्या हुआ, वह रोष की लहर पैदा हुआ, जो कि 1857 के तत्कालीन कारण बना। तो वही कारण बिहार में भी था। ठीक है, वही कारण बिहार में ही था। और रोहिणी में 32वीं रेजिमेंट में जो कार्यरत सैनिक थे, उन्होंने लेस्ली तथा डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी। और वहां से जो है 1857 का विद्रोह 12 जून 1857 से प्रारंभ हो जाता है। अब उसके बाद पटना में 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है। तो पूछा जाता है प्रश्न में कि बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ, तो रोहिणी में। ठीक है, कब हुआ? 12 जून 1857 को, क्योंकि उस समय जो है रोहिणी जो है बिहार में ही, बिहार का ही एक भाग था। अभी यह झारखंड में है। पटना में यदि बात करें तो पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 3 जुलाई 1857 को किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आप चाहें तो प्रीवियस ईयर प्रश्न देख सकते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है कि पटना में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, तो 3 जुलाई 1857 को प्रारंभ हुआ। और इसके नेतृत्व जो थे वह पीर अली द्वारा किया गया। यानी पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को पटना में 1857 का विद्रोह किया गया। पीर अली जो थे वो पटना के गुरहट्टा मोहल्ला के एक निवासी थे, जो पेशे से एक पुस्तक विक्रेता थे। तो पूछा जाता है कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली ने किया था। और कब विद्रोह का प्रारंभ किया था, तो 3 जुलाई 1857 को।
पीर अली और उनके साथ जो विद्रोही थे उन्होंने कैप्टन लोयल की क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। क्योंकि जैसे ही विद्रोह प्रारंभ हुआ तो विद्रोह काफ़ी उग्र हो गई। सरकार द्वारा इसे दमन करने के लिए किसे भेजा गया, कैप्टन लोयल को भेजा गया। कैप्टन लोयल जो थे उस समय हफीम के एजेंट थे, हफीम व्यापार के एजेंट थे। तो विद्रोह को दमन करने के लिए सर्वप्रथम कैप्टन लोयल को भेजा गया, लेकिन पीर अली के नेतृत्व वाले विद्रोहियों ने क्या किया, कैप्टन लोयल को मार दिया। कैप्टन लोयल के मरने के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा पटना के जो कमिश्नर थे वह उस समय टेलर थे। कौन थे, टेलर थे। पूछा जाता है प्रश्न कि 1857 के विद्रोह के समय पटना के कमिश्नर कौन थे, तो विलियम टेलर थे। तो जैसे ही कैप्टन लोयल मारा जाता है तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पटना के जो कमिश्नर टेलर होते हैं उस पर दबाव बनाया जाता है और टेलर जो है वह दंडनात्मक कार्यवाही करते हुए पीर अली तथा उनके जितने भी सहयोगी थे उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। पीर अली को फांसी की सजा दी जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ से प्रश्न आप याद रखिएगा कि दमन 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था, तो कमिश्नर टेलर ने किया था, जो कि पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर। उन्होंने पीर अली तथा उसके नेतृत्व में जो भी सहयोगी थे उनको क्या किया, गिरफ्तार किया और पीर अली को फांसी की सजा दी। इसी दरम्यान में पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमान थे, उसे क्या किया, बंदी बना लिया गया। ये 3 प्रतिष्ठित मुसलमान कौन कौन थे, मोहम्मद हुसैन थे, अहमद उल्लाह थे और वाइजुल हक थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1857 के विद्रोह के क्रम में या दौरान में पटना के किन मुसलमानों को बंदी बनाया गया, तो आप तीनों नाम याद रखिएगा, मोहम्मद हुसैन, अहमद उल्लाह और वाइजुल हक। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पीर अली की बहादुरी को देखते हुए, उनके साहस को देखते हुए टेलर ने जब अपनी पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम था आवर क्रिसिस। टेलर द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में टेलर यह लिखता है कि पीर अली की उनकी जो साहस है, उनकी जो संघर्ष है, उनकी व्याख्यान वह अपने शब्दों में करता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि पीर अली के साहस का व्याख्यान किस पुस्तक में की गई है, तो टेलर द्वारा लिखी गई आवर क्रिसिस पुस्तक में की गई है। वह इनसे इतना प्रभावित था टेलर उनके साहस और संघर्ष को देख करके कि उन्होंने पुस्तक में पीर अली का जिक्र किया है। अब यहाँ से हम नोट एक छोटी नज़र डालते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार में सर्वप्रथम 1857 का विद्रोह कब किया गया, ये डेट आप एकदम याद रखें, ये डेट को मिस नहीं करें, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसका मैं ट्रिक भी बताता हूँ कि कैसे आप याद रखें। देखिए, बिहार में कब प्रारंभ किया गया, 12 जून को। अब 2 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है, 3। पटना में कब किया गया, 3 जून को। 12 जून याद रखें, 2-1 कितना हुआ, 3। तो पटना में कब प्रारंभ किया गया, 3 जुलाई को। मुजफ्फरपुर में कब किया गया, 25 जुलाई को। और दानापुर में भी कब किया गया, 25 जुलाई को। तो मुजफ्फरपुर और दानापुर में एक ही साथ विद्रोह प्रारंभ किया गया 25 जुलाई को। बिहार में 12 जून को किया गया और पटना में 3 जुलाई को विद्रोह को प्रारंभ किया गया। अब दानापुर में जो विद्रोह प्रारंभ किया गया वह था 25 जुलाई के दिन। 25 जुलाई के दिन दानापुर कैंट के सैनिकों ने वहाँ के स्थानीय अधिकारियों को गोली मार की हत्या कर दी और अपनी बटालियन के साथ वह आरा की ओर प्रस्थान किया, जिसे शाहाबाद के नाम से जानते हैं, जगदीशपुर की ओर प्रस्थान किया। और जगदीशपुर में जाकर के उन्होंने वीर कुंवर सिंह से मुलाकात किया और वीर कुंवर सिंह ने इस सैनिकों का नेतृत्व करने का वादा किया। और यहाँ से वीर कुंवर सिंह की भूमिका प्रारंभ होती है और वीर कुंवर सिंह जो है इन सैनिकों का नेतृत्व करता है। और फिर आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने आरा को ब्रिटिश सरकार से मुक्त करता है। अब यहाँ देखते हैं विद्रोह का प्रमुख केंद्र। तो विद्रोह का प्रमुख केंद्र बिहार में जो थे वह पटना था, दानापुर, आरा, गया, मुजफ्फरपुर, ऐसे बहुत सारे केंद्र भी थे, भागलपुर भी थे। तो विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे पटना, दानापुर, आरा, गया, मुजफ्फरपुर। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से 1857 के बिहार में प्रमुख केंद्र थे। तो ये सारे जो हैं वो बिहार में प्रमुख केंद्र थे। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात क्या है, इसे आप याद रखिएगा कि अप्रभावित क्षेत्र। 1857 के विद्रोह में मुंगेर एक ऐसा क्षेत्र था जो कि 1857 के विद्रोह से अप्रभावित था, यानी कि मुंगेर में 1857 के विद्रोह की कोई कसर यानी कि कोई असर दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा, तो वह क्या है, मुंगेर। ठीक है।
अब जैसे ही बिहार में जैसे जैसे यह आंदोलन उग्र होते गया तो ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया, कुछ जगहों में मार्शल लॉ लागू किया गया। और मार्शल लॉ कब लागू किया गया? 30 जुलाई को। 30 जुलाई को सारण, चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद यहाँ पे क्या किया गया, मार्शल लॉ लागू किया गया और लोगों को घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया गया। तो यहाँ से हमने देखा 1857 के विद्रोह के बारे में। अब हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह की भूमिका। तो बाबू कुंवर सिंह जो थे वह आरा एवं जगदीशपुर से संबंधित थे। यहाँ से पूछा जाता है कि आरा एवं जगदीशपुर से किसने 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किया? तो वह बाबू कुंवर सिंह ने किया। या ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि बाबू कुंवर सिंह ने किस क्षेत्र से, किस जगह से 1857 का विद्रोह का प्रारंभ किया था? तो वह कौन था? जगदीशपुर था। जगदीशपुर में ही बाबू कुंवर सिंह ने बंदूक एवं गोला बारूद की कारखाना स्थापित करता है। ठीक है, तो ये सब थे कुंवर सिंह की कार्यविधि। अब कुंवर सिंह जो है वह विलियम टेलर को शक की निगाहों से देखता था। विलियम टेलर जो था वह उस समय, हालांकि पहले बताया गया था कि वह पटना के क्या थे? कमिश्नर थे। तो कमिश्नर टेलर को कुंवर सिंह जो है वह शक की निगाहों से देखता था और टेलर ने वीर कुंवर सिंह से मुलाकात करने के लिए पटना बुलाया था। लेकिन कुंवर सिंह जो है उनकी टेलर की नीतियों से भली भांति परिचित थे, क्योंकि इसके पूर्व जो 3 प्रतिष्ठित मुसलमान थे, मुंबद हुसैन, अहमद उल्लाह, वाजुल हक, इन तीनों को मुलाकात के बहाने बुला करके उसे क्या कर लिया गया था? कैद कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। तो कुंवर सिंह जो है वह टेलर को कहीं ना कहीं शक की निगाहों से देखते थे और इसलिए उनके कहने पर, बुलाने पर भी कुंवर सिंह ने टेलर से मुलाकात करने पटना नहीं गए। तत्पश्चात जैसे ही दानापुर में 25 जुलाई 1857 को विद्रोह का प्रारंभ होता है और विद्रोही सैनिक जो है वह अपने बटालियन के साथ आरा की ओर प्रस्थान करता है। तो आरा में जगदीशपुर के नेतृत्व में क्या करता है? एक संगठन बनाया जाता है, सैनिकों का एक संगठन बनाया जाता है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? बाबू कुंवर सिंह करता है। क्योंकि कहीं न कहीं कुंवर सिंह भी अंग्रेजों की शासनिक नीति, जो औपनिवेशिक नीति थी, उससे परेशान थे। तो कुंवर सिंह एक ऐसी रास्ता की तलाश कर रहे थे, एक ऐसा रुख की तलाश कर रहे थे जो उन्हें दानापुर के सैनिकों द्वारा मिल गया। अब कुंवर सिंह ने क्या किया कि इन सैनिकों को लेकर के विद्रोह को प्रारंभ किया। प्रारंभ में इनके पास 4000 सैनिक थे, लेकिन कुछ ही दिनों में देखते देखते इनके सैनिकों की संख्या 10,000 हो गई और इन्होंने 10,000 सैनिकों के साथ आरा पर क्या किया? विद्रोह किया और आरा को अपने कब्जे में ले लिया और आरा का उन्होंने, जगदीशपुर का उन्होंने अपने आप को राजा भी घोषित किया। तत्पश्चात जैसे ही आरा में यानी जगदीशपुर में विद्रोह तीव्र होता है तो विद्रोह के दमन के लिए पहले विसेंट आयर और विलियम टेलर को भेजा जाता है। किसे भेजा जाता है? विसेंट आयर और विलियम टेलर को आरा में विद्रोह के दमन करने के लिए क्या करता है? भेजा जाता है। प्रारंभ में क्या होता है कि बीबीगंज और बिहियां का युद्ध होता है। बीबीगंज बिहियां एक स्थान का नाम है, वहां पे युद्ध होता है और कुंवर सिंह जो है वह विसेंट आयर और विलियम टेलर से क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं और इसी परिणाम स्वरूप उसे क्या होता है? आरा छोड़कर भागना पड़ता है। ठीक है, तो बिहियां और बीबीगंज और बिहियां के युद्ध में कुंवर सिंह पराजित होते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? उन्हें आरा छोड़ना पड़ता है और वह क्या करता है? आरा छोड़ने के पश्चात वे लखनऊ होते हुए कानपुर पहुंचते हैं और कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों के संघर्ष में भाग लेते हैं। कानपुर पहुंचने के पहले वह मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचते हैं, लेकिन रीवा के जो राजा होते हैं वह कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह जो है रीवा के राजा पर आक्रमण करता है और रीवा के राजा जो है वह रीवा को छोड़ करके अंग्रेजों की शरण में चला जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस स्थानीय शासक ने या कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह के अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो वह रीवा के शासक थे। तो आरा छोड़ने के पश्चात वह लखनऊ होते हैं। लखनऊ, हालांकि वो कानपुर पहुंचने का उनका मुख्य मनसा जो था वह तात्या टोपे से मिलने का था, लेकिन उन्होंने नाना साहब से मिलते हैं और नाना साहब से मिलने के बाद वो क्या करते हैं कि नाना साहब के साथ अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ करते हैं। दिसंबर 1857 को कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध करता है। ठीक है, दिसंबर 1857 में नाना साहब और
कुंवर सिंह दोनों आपस में मिल जाते हैं और कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध करता है और युद्ध के पश्चात उनकी जीत होती है और आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित करते हैं। तो ये दोनों जगह पर अंग्रेज बुरी तरह से पराजित होते हैं नाना साहब और कुंवर सिंह के नेतृत्व में। अब जैसे ही इन दोनों जगहों पर नाना साहब और कुंवर सिंह की विजय होती है, जीत होती है, तो उस समय जो तत्कालीन उस समय जो गवर्नर थे 1857 के समय में ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये राष्ट्रीय संस्करण की है तो आप इसे भी याद रखें कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पॉमस्टन थे। तो गवर्नर जनरल कैनिंग ने कुंवर सिंह के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही का आदेश दिया कि कुंवर सिंह को जल्द से जल्द रोका जाए और उन्हें कैद किया जाए या फिर मार दिया जाए। 25 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने के क्रम में उसका सामना कैप्टन ली ग्रांट से हुआ। इस युद्ध में भी ब्रिटिश सेना बुरी तरह पराजित हुई, किंतु कुंवर सिंह स्वयं भी घायल हुए और 2 दिन पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और कानपुर में विजय हासिल करता है तो कुंवर सिंह का उत्साह बढ़ जाता है और वह सोचते हैं कि अब अपना क्षेत्र जगदीशपुर चला जाए और वहाँ से अंग्रेजों से जगदीशपुर को मुक्त किया जाए। तो इसी सोच के साथ वीर कुंवर सिंह जो है, बाबू कुंवर सिंह जो है, वह जगदीशपुर लौटने का मन बनाते हैं। जैसे वह जगदीशपुर लौटने का मन बनाते हैं तो रास्ते में ही कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई हुई एक सैन्य टुकड़ी से उनका क्या होता है? मुकाबला होता है और इस मुकाबले में भी ब्रिटिश सेना बुरी तरह पराजित होती है, यानी कि वीर कुंवर सिंह इस मुकाबले में भी अंग्रेजी सेना को मात देते हैं और विजय हासिल करते हैं। लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि युद्ध के दौरान यानी कि विद्रोह के दौरान उनके बाएं हाथ में गोली लग जाती है, जिसका जहर शरीर में नहीं फैले इसके डर से वह क्या करते हैं? अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। घायल अवस्था में ही कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचते हैं और जगदीशपुर में भी उन्होंने अंग्रेजों से जगदीशपुर को स्वतंत्र करवाते हैं और लेकिन वह इतने घायल हो चुके होते हैं कि 2 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के पश्चात जगदीशपुर एक स्वतंत्र होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि कुंवर सिंह किस तरह से मृत्यु होते हैं 1857 के विद्रोह में, कैसे उन्होंने योगदान दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कुंवर सिंह जितने सारे उस समय 1857 के विद्रोह के नेतृत्व कर रहे थे, शासक राजा वर्ग के जितने सारे लोग थे, उनमें से सबसे बुजुर्ग जो थे वह कुंवर सिंह थे। यह 80 वर्ष के लगभग थे और इतनी बुजुर्ग अवस्था में यह इतने साहस और बहादुरी का परिचय दिया कि इन्हें इतिहास में अमरता प्रदान किया गया और आज भी इनकी साहस और बहादुरी का चर्चा आपके बिहार में दिखाई मिलता है। तो कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही कुंवर सिंह की मृत्यु होती है तो तत्पश्चात उसके छोटे भाई अमर सिंह, जो कुंवर सिंह का छोटे भाई होते हैं, वह अपने हाथ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता है। हालांकि इससे पहले भी अमर सिंह जो है वह छापामार युद्ध के तहत अंग्रेजों से लगातार संघर्ष करते आ रहे थे। तो यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न कि कुंवर सिंह जो है, कुंवर सिंह के भाई यानी कि अमर सिंह जो है छापामार युद्ध किस पहाड़ी से करते थे? तो वह कैमूर के पहाड़ी से करते थे। अमर सिंह कैमूर की पहाड़ी से ही छापामार युद्ध करते थे और छापामार युद्ध में वह काफ़ी परिपक्व होते हैं और छापामार युद्ध में अंग्रेजों को कई बार उन्होंने संघर्ष में धूल चटाई। तो छापामार युद्ध किस पहाड़ी से किया जाता था? तो वह कैमूर के पहाड़ी से किया जाता था। इसके अमर सिंह के नेतृत्व में ही जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? तो अमर सिंह ने की थी। अमर सिंह इसकी स्थापना की थी, जबकि इसके अध्यक्ष जो बने थे वह हरिकिशन सिंह बने थे, जो कि अमर सिंह का भाई था। तो समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? हरिकिशन सिंह। और इसकी स्थापना किसने किया था? अमर सिंह ने। अमर सिंह किसके लिए प्रसिद्ध था? छापामार युद्ध के लिए प्रसिद्ध था। और ये छापामार युद्ध कहाँ से करते थे? तो कैमूर की पहाड़ी से करते थे। तो यहाँ से हमने उसके बाद पश्चात क्या होता है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया द्वारा एक उद्घोषणा जारी किया जाता है कि जितने भी विद्रोही हैं उसे माफ़ कर दिया जाए। तो कई सारे विद्रोही जो है वह इस उद्घोषणा से अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, लेकिन अमर सिंह और हरिकिशन सिंह अपने विद्रोह को जारी रखता है। तत्पश्चात इसे जो है बंदी बना लिया जाता है और बंदी बना के इसे कैद कर लिया जाता है। इसके बाद बिहार में 1857 के विद्रोह का पूर्णतः दमन हो जाता है।
तो यहाँ से हम लोगों ने आज देखा बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, बाबू कुंवर सिंह की भूमिका। तो ये सारे टॉपिक से आपको कम से कम 3 प्रश्न दिखाई देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक बार प्रत्येक साल यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसे एक चार्ट बना ले, ये काफ़ी शॉर्ट नोट्स की तरह हमने बताया है। इसके विस्तार में जाएंगे तो 1857 का विद्रोह ही काफ़ी लंबा चौड़ा अपने आप में एक विद्रोह है, तो इसे मैंने शॉर्ट में बताया है और वैसे चीज़ को ही बताया है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे अपने कॉपी कलम पर इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है उसे लाइन बाय लाइन नोट कर ले और उसे रिवीजन करें। यहाँ से 3 प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक्स जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम इसके भाग 2 में, फिर भाग 3 में। लगभग भाग 3 या भाग 4 तक इस आधुनिक बिहार के इतिहास को समाप्त कर दिया जाएगा। तो अगले भाग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।